अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है सराब एक हकीकत का दूसरा हिस्सा। कहानी की तरफ चलने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिल सके। सीरत और उसकी सहेली स्कूल से रोज़ाना पैदल घर आया करती थी। उनके घर से स्कूल का फासला कुछ ज़्यादा ना था। आहिस्ता आहिस्ता बातें करती वो 10-15 मिनट में घर पहुंच जाया करती थी। स्कूल से थोड़ा आगे आकर कच्चा रास्ता शुरू हो जाता था। उस कच्चे रास्ते के दोनों तरफ लहलहाते खेत थे। उसी रास्ते पर थोड़ा आगे जाकर एक बरगद का पुराना दरख्त था जिसके नीचे एक मजजूब हर वक्त पड़ा रहता था। कुछ लोगों का ख्याल था कि वो बहुत पहुंचा हुआ इंसान था। कुछ उसकी हालत देखकर लोग उससे शदीद नफरत भी करते थे क्योंकि उसकी हालत देखकर लगता था जैसे वो सदियों से नहाया ना हो। लेकिन कुछ दिन पहले होने वाले वाक़ये ने सबको उस मजजूब की तरफ मुतवज्जो किया था। हुआ यूं कि सीरत के गांव का एक आदमी जो कि अब उसके वालिद की उम्र का हो चुका था, उसकी शादी को 20 बरस गुजरने वाले थे। उसके यहाँ औलाद ना थी। एक दिन वो दोनों मियाँ बीवी शहर से वापसी पर उस जगह से गुजर रहे थे तो उस मजजूब ने उन्हें हाथ के इशारे से रोककर अपने पास बुलाया। दोनों पहले थोड़ा परेशान हुए लेकिन उस शख्स की बीवी ने खाविंद को तसल्ली दी कि कुछ नहीं होता, उसकी बात हमें सुन लेनी चाहिए, मुमकिन है वो किसी परेशानी में मुब्तला हो। जब दोनों उसके पास पहुंचे तो उस मजजूब ने उन्हें अपने बेड सामने बैठने को कहा। उस वक्त मजजूब आलती पालती मारे दोनों हाथों से पीहम मिट्टी छानने में मसरूफ़ था। क्या तुम्हें औलाद चाहिए? उस मजजूब ने मुतवातर अपना काम जारी रखते हुए कहा। तो दोनों ने हैरत से उसे देखा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? उस शख्स की अहलिया ने नागवारी से कहा। तुम्हारी किस्मत में एक साथ 3 बेटे और 3 ही बेटियां लिखी हैं, लेकिन तुम लोग अपना हिस्सा क्यों नहीं ले रहे? मजजूब ने मुतवातर अपना काम जारी रखते हुए कहा। यह गलत कह रहा है। पहली बार उस औरत के खाविंद ने कहा। यह हमें लालच देकर हमसे कुछ बटोरना चाहता है। ऐसे बहरूपियों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। उस शख्स ने जैसे ही अपने बात मुकम्मल की, मजजूब ने पहली बार उसे हैरत से देखा। गलत सवाल जहन में मत लाओ। मुझे देने के लिए तुम्हारे पास है ही क्या? क्या मैं तुम्हारे पैसे की खातिर बात कर रहा हूँ? मुझे पैसे की कोई तलब नहीं। उस औरत के खाविंद को खिजालत महसूस हुई। उसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लिहाजा वो चुप कर गया। हमें जहाँ किसी ने मशवरा दिया हम वहाँ गए हैं, लेकिन हमें कोई अफाका नहीं हुआ। हालात की नज़ाकत को भांपते हुए उस औरत ने अपने खाविंद की साइड लेते हुए कहा। बस इस वजह से हम काफ़ी नाउम्मीद हो गए हैं, नहीं तो मेरे खाविंद कभी किसी के साथ ऐसी ज़बान में बात नहीं करते। जिस घर में तुम रिहाइश पजीर हो उस घर के एक कमरे से अपना सामान निकाल लो, मजजूब बोला। मजजूब ने जैसे उसकी बात सुनी ही ना हो, उसने मुतवातर मिट्टी छानते हुए कहा। तो दोनों ने हैरत से पहले उसे और फिर एक दूसरे को देखा। बहुत पहले ये जगह एक गरीब घराने की थी। उनका सिर्फ एक ही बेटा था। उस वक्त घर में सिर्फ एक कमरा था और उसकी 4 दीवारी नहीं थी। चुनाचे वो बेटा उनका इकलौता और बहुत प्यारा था, इसलिए उन्होंने उसे वहीं दफन कर दिया। फिर यके बाद दीगरे जब वो दोनों रहलत कर गए तो उन्हें भी वहीं दफन किया गया जहां अब तुम लोगों ने दूसरा कमरा बनाया हुआ है। वक्त के साथ उनकी कब्रें ज़मीन की तह में मिल गईं और फिर एक लंबे अरसे के बाद वो मकान तुम लोगों तक बिकता हुआ आया। उस कमरे की खुदाई करवा के उन कब्रों की निशानदेही करो, फिर उन कब्रों को अच्छी तरह से बनाकर उस कमरे में आना जाना बंद कर दो। उस कमरे में जब वक्त मिले अल्लाह का कलाम पढ़ा करो। क्योंकि तुम इस बात से गाफिल थे और उस कमरे में आमद और रफ्त का सिलसिला जारी था। नीचे उनकी कब्रें हैं, इसलिए तुम इस पकड़ में रहे। बस जाओ ये काम करो और अल्लाह से अपना हिस्सा वसूल करो। इतना कहकर उस मजजूब ने जाने का इशारा किया तो वो दोनों उंगश्ते बदंदा वहाँ से चल पड़े। मोहल्ले के कुछ अहबाब की मदद से उन्होंने उस कमरे से सामान निकाला और मोहल्ले की जामा मस्जिद के इमाम साहब की मौजूदगी में उस जगह की खुदाई की गई तो वाकई वहाँ से 3 कब्रों के आसार मिले। इमाम साहब ने उनके तख्ते उठाने से मना किया और फिर उनकी हिदायत पर उन कब्रों को अच्छी तरह से बना दिया गया। मजजूब की इस करामत ने सबको हैरत में मुब्तला कर दिया और फिर वाकई जब कुछ ही माह के अंदर उस औरत को उम्मीद लगी तो पूरा गांव उस मजजूब के पास इकट्ठा हो गया। उस औरत के खाविंद ने उस मजजूब से माजरत की। मजजूब को उन्होंने गांव में ठहरने की पेशकश की, लेकिन उसने फ़ौरन मुस्तरद कर दिया। फिर गांव वालों ने कहा कि वो उसके लिए इसी जगह छोटा सा कमरा तैयार कर देते हैं, लेकिन फिर भी उसने इनकार कर दिया और कहा कि मुझे कमरों की कोई ज़रूरत नहीं,
یہ زمین اللہ کی ہے اور میں اس زمین پر اپنی ملکیت نہیں جما سکتا، مجھے یہیں بیٹھنا ہے۔ تب سے اس مجذوب کو وہیں بیٹھا دیکھا جانے لگا۔ جیسے جیسے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلتا، لوگ اس کے پاس آتے، وہ سب کے لیے دعائیں کرتا اور سب کی مشکلات اللہ باری تعالیٰ حل فرما دیتا۔ سیرت اور اس کی سہیلی جب وہاں سے گزرنے لگی تو نہ چاہتے ہوئے بھی ان دونوں کی نگاہ اس مجذوب کی طرف گئی تو اس نے دونوں کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف حیرت سے دیکھا۔ یہ اللہ کا بہت پہنچا ہوا بندہ ہے، ضرور کوئی خاص بات ہے، چلو سنتے ہیں، اگر یہ ناراض ہو گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سیرت کی دوست نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا تو دونوں اس مجذوب کی طرف چل پڑی۔ بزرگ کے پاس پہنچ کر دونوں اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھ گئیں۔ بابا جی، آپ نے ہمیں بلایا؟ سیرت نے پوچھا۔ کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو سر تپا ہلا کر رکھ دیتے ہیں، مجذوب نے دھیمے سے لہجے میں کہا۔ دونوں نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا، گویا اس مجذوب نے اس کی بات کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ لیکن تقدیر کا لکھا کوئی نہیں مٹا سکتا، تقدیر کے ساتھ لڑا نہیں جا سکتا۔ حالات رخ بدلنے والے ہیں اور ان کی بدلتی کروٹ تمہارے لیے اذیت ناک ہے۔ صبر سے کام لینا اور اپنا فیصلہ بڑی عدالت میں چھوڑ دینا۔ وہاں کوئی سفارش نہیں چلتی، رشوت نہیں دینی پڑتی، وہاں صرف حق کی سنی جاتی ہے اور ناحق کو سزا دی جاتی ہے۔ وہ ذات بہت کریم ہے اور انصاف کرنے والی ہے، وہ اپنی ساری مخلوق سے ایک جیسا پیار کرنے والی ذات ہے، چاہے کوئی مسلمان ہو یا غیر مسلم، اس کے ماننے والا ہو یا اس کا انکاری، وہ دونوں کو ایک جیسی اہمیت دینے والی ذات ہے، دونوں کی ایک جیسی دعا سننے والی اور اسے قبول کرنے والی ذات ہے۔ وقت آخرت کی تیاری کرو، وقت نزاع قریب ہے، شجر اجل سے تمہارے نام کا پتہ گر گیا ہے، جاؤ اور عزت اور ایمان سے مرنے کی دعا کرو۔ مجذوب نے اتنا کہہ کر دونوں کو وہاں سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ مجذوب کی بات نے دونوں کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر وہ مجذوب کہنا کیا چاہ رہا تھا۔ بے شک اس کے کہے لفظوں سے وہ اچھی طرح سے آشنا ہو گئی تھی۔ واٹ از دس یار؟ سیرت نے حیرت سے اپنی سہیلی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آئی ڈونٹ نو، یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس کی سہیلی نے مکمل لا علمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے سٹھیا گیا ہے، اس کی دوست نے خیال ظاہر کیا۔ نہ جانے کیوں مجھے ڈر سا لگ رہا ہے، سیرت بولی۔ ڈونٹ وری یار، اس کی سہیلی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ اس کی باتوں کو دل پر لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دونوں باتیں کرتی ہوئی گھر کی طرف چل پڑی۔ سیرت کی دوست کا گھر پہلے آتا تھا، وہ اپنے گھر چلی گئی اور سیرت اپنے گھر۔ جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا تو اس کی سوتیلی ماں نے کھا جانے والی آنکھوں سے اسے گھورا۔ اب جان چھوڑ بھی دے اسکول کی، اس نے ناک بھوں چڑھاتے ہوئے کہا۔ گھر کے کام کاج کیا تیرا باپ کرے گا؟ ماں تو وہی جو مر کھپ گئی، میں تیری ملازم تو ہوں نہیں کہ تیرے لیے یہاں ڈشیں تیار کر کے رکھوں۔ جا جلدی سے بیگ اتار، آگے کام کر۔ پتہ نہیں کس یار سے ملنے کے بہانے اسکول سے دیمک کی طرح چپکی ہوئی ہے۔ کتی خود تو مر گئی لیکن اس منحوس کو میرے گلے ڈال گئی۔ اس کے منہ میں جو آیا بکتی چلی گئی۔ اس نے جب سیرت کی ماں کو گالی دی تو سیرت سے رہا نہ گیا۔ کمینی عورت، اپنی زبان سنبھال کے بات کر۔ سیرت نے بیگ وہیں پھینکا اور غصے سے پھنکارتی ہوئی بولی۔ کتی ہوگی تو، تیرا پورا خاندان، یہ گھر میرے باپ کا ہے اور تو اس گھر میں نوکرانی سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ گئی؟ اپنی اوقات سے باہر مت نکلو، سمجھی؟ اس کا اتنا کہنا تھا کہ ساتھ والے کمرے میں بیٹھا اس کا سوتیلا بھائی سیرت سے باہر نکلا اور ایک ساتھ کتنے ہی تھپڑ اس کے منہ پر رسید کر دیے۔ تیری اتنی مجال کہ تو میری ماں سے بدتمیزی کرے؟ اس نے سیرت کو بالوں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اگر وہ تیرا باپ ہے تو میرا بھی ہے، اور یاد رکھ اس گھر میں میری ماں نہیں بلکہ تو نوکرانی ہے۔ باپ کی جائیداد کے بیٹے وارث ہوتے ہیں، بیٹیاں نہیں۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، سیرت نے ماہی بے آپ کی طرح تڑپتے ہوئے کہا۔ زبان درازی کرتی ہے، اب کی بار اس کی سوتیلی ماں بولی اور اپنی جگہ سے اٹھ کر آئی اور رہی سہی کسر اس نے پوری کر دی۔ مار کھا کھا کے سیرت کی حالت غیر ہو گئی۔ دونوں نے اسے کمرے میں بند کر دیا۔ اس کی عقل ٹھکانے لگانی ہی پڑے گی، اس کا سوتیلا بھائی بولا۔ ماں، تو ذرا بازار سے سودا سلف لے کے آ، آج میں اپنے دوستوں کی دعوت کرتا ہوں۔ ویسے بھی کون سا یہ میری سگی بہن ہے؟ اس کے بھائی نے بےغیرتی کی انتہا پوری کرتے ہوئے کہا تو اس کی ماں نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ ایسا مزہ چکھانا کہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہے، بڑی بنتی ہے مالکن، اس کی ماں نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ تو فکر مت کر ماں،
उसका बेटा निचला होंठ दांतों तले दबाकर बोला। फौरन से भी पेशतर सीरत की सौतेली माँ वहाँ से 9-2-11 हो गई और ऐन उसी वक्त सीरत के सौतेले भाई ने अपने दोस्तों को कॉल करके फौरन घर पर बुला लिया। फौरन ही उसके दोनों दोस्त वहाँ आन पहुँचे और जब उसने उन्हें सीरत के बारे में बताया तो वो फौरन उसके साथ उसके कमरे में गए, जहाँ सीरत जख्मों से चूर पड़ी कराह रही थी। अपने भाई के साथ 2 लफंगों को देखकर वो एकदम सीधी बैठ गई। उन तीनों की आंखों में उसने सफाकियत और हवस को देख लिया था। जब तीनों उसकी तरफ बढ़े तो वो फौरन अपनी जगह से खड़ी हो गई। भाई ये सब क्या है? सीरत ने खौफ से कांपती आवाज में पूछा। अपनी जबान से भाई का लफ्ज मत निकाल, तुझ जैसी को भला बहन कौन बनाता है? हुस्न की कली, आज तुझे हम मसल कर रख देंगे। सीरत का भाई बेगैरती की इंतहा को छूते हुए बोला। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो, सीरत ने फरियाद करते हुए कहा, लेकिन किसी ने उसकी एक न सुनी। एक साथ तीनों उस पर भूखे कुत्तों की तरह टूट पड़े और उसके कपड़ों को फाड़ डाला। फिर उसके बाद उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाते रहे और उसकी बेबसी पर कह कहे हाँकते रहे। बेयारो मददगार और बेबस मासूम कली न जाने कब जिंदगी की बाजी हार गई। जब उन्हें उसकी मौत का पता लगा तो उनके हाथ पांव फूल गए। ये कैसे हुआ? सीरत के भाई ने हैरत से पूछा। अभी तो ये सही थी, उसका एक साथी बोला, लेकिन अब ये मुर्दा है, दूसरे ने जवाब दिया। अब क्या करें? एक बार फिर सवाल हुआ। इसे ठिकाने लगाओ वरना हम सब ठिकाने लग जाएंगे, उसका दोस्त बोला। ये ठीक कह रहा है, दूसरे दोस्त ने उसकी बात की तस्दीक करते हुए कहा। अगर फौरन कोई लाहे अमल इख्तियार ना किया गया तो मुसीबत गले पड़ जाएगी। इसे फौरन कब्रिस्तान ले जाना पड़ेगा ताकि वहीं कोई गड्ढा खोदकर इसे दबा आए, सीरत के भाई ने सलाह देते हुए कहा। लेकिन लेकर कैसे जाएंगे? एक दोस्त ने पूछा। कुछ तो करना है, सीरत का सौतेला भाई बोला। इसे किसी कपड़े में लपेटकर फेंक आते हैं, एक दोस्त ने मशवरा दिया। अरे जो भी करना है जल्दी करो, अगर पापा आ गए तो मुसीबत गले पड़ जाएगी, सीरत का सौतेला भाई डरते हुए बोला। सीरत के मुर्दा जिस्म को एक कपड़े में लपेटकर जैसे तैसे लेकर वो पुराने कब्रिस्तान पहुंच गए। उस कब्रिस्तान में गोरकन से बचकर वो उस जगह पहुंच गए जहां घने दरख्तों के झुंड थे। इत्तिफाक से उन्हें वहां एक खड्डा दिखाई दिया जो किसी के लिए कब्र के तौर पर खोदा गया था और अभी तक किसी को दफनाया नहीं गया था। उन्होंने ऊपर खड़े होकर वहीं से सीरत की लाश को नीचे फेंक दिया। अगर उस वक्त सीरत के अंदर सांसें होती तो उसकी फलक शिगाफ चीखें पूरे शहर खमोशा में अफरा तफरी मचा कर रख देती। जिस बेदर्दी से उन्होंने उसकी लाश को फेंका था, जरूर कोई ना कोई हड्डी टूटी होगी। जल्दी से जैसे तैसे करके उन्होंने उसके ऊपर मिट्टी डाली और हाँपते कांपते वहां से रफू चक्कर हो गए और फिर सीधा घर आन पहुंचे। उनके आने से पहले सीरत की सौतेली माँ घर आ चुकी थी। जब उसे सारी सूरत हाल का इल्म हुआ तो उसने फौरन सीरत का बस्ता छुपा दिया और कहा, अगर सीरत का बाप पूछे तो यही कहा जाए कि वो स्कूल से वापस आई ही नहीं। जब नवाब सोहराब खान वापस घर आया तो माँ बेटे ने यही कहानी सुनाई कि उसकी बेटी अपने किसी यार के साथ 9-2-11 हो गई है। नवाब सोहराब खान ने उसे हर जगह तलाश किया लेकिन उसे ना मिलना था और ना मिली। नवाब सोहराब खान ने किसी तौर पर भी इस हकीकत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था कि उसकी बेटी ऐसा कदम उठा सकती है। उसने हालात से तंग आकर चुप साध ली थी, लेकिन जब भी 13 नवंबर की तारीख आती उसे अपनी बेटी की याद शिद्दत से तड़पाती। यूँ लगता जैसे उसकी बेटी उसे पुकार रही हो, वो किसी मुसीबत में मुब्तला हो और उसे पुकार रही हो कि वो आकर उसकी मदद करे। जब वो बेबस हो जाता तो आकर बेटी की तस्वीर के सामने बैठकर धुआंधार रोना शुरू कर देता। क्या नाम है तेरा? पुलिस ऑफिसर ने पूछा। मुरातिब अली जनाब, लड़के ने जवाब दिया। कहाँ जा रहे हो? पुलिस ऑफिसर ने दोबारा पूछा। यहाँ से कुछ फासले पर एक लेबॉर्ट्री बनी है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, लड़के ने जवाब दिया। मगर जितना मुझे याद है यहाँ करीब कोई लेबॉर्ट्री नहीं है, पुलिस ऑफिसर ने जहन पर ज़ेर देते हुए कहा और फिर साथ खड़े कांस्टेबल से पूछा, क्या तुम्हें किसी लेबॉर्ट्री के बारे में इल्म है? बिल्कुल नहीं सर जी, यहाँ से थोड़ी दूर आगे जाके तो जंगल शुरू हो रहा है और उस जंगल में से तो कोई दिन के वक्त भी गुजरना गवारा नहीं करता क्योंकि वो जंगल जंगली दरिंदों से लबालब भरा हुआ है, कांस्टेबल ने जवाब दिया। कोई सबूत? पुलिस ऑफिसर ने लड़के को मुखातिब किया तो उसने फौरन गाड़ी में से एक कार्ड निकाल कर दिया। वो वाकई एक इनविटेशन कार्ड था। हैरत है, कभी सुना नहीं ऐसी किसी लेबॉर्ट्री के बारे में, पुलिस ऑफिसर बोला।
एनीवे यू गो नाउ। पुलिस ऑफिसर ने इजाज़त दे दी तो उस लड़के ने गाड़ी को गियर में डाला और वहाँ से चलता बना। पुलिस ऑफिसर उसे दूर तक जाता देखते रहे। लगता है कोई नई लेबॉर्ट्री बनी है, लेकिन यहाँ से कभी किसी को जाते नहीं देखा। शायद कोई ऐसा रास्ता हो जिससे आमदोरफ्त का नया सिलसिला शुरू हो गया हो। पुलिस ऑफिसर बुड़बुड़ाते हुए बोला। साथ खड़े कांस्टेबल ने तस्दीक में सर हिला दिया। मुरातिब अली ने गाड़ी गियर में डाली और हल्का सा म्यूजिक भी लगा लिया। वो जल्द से जल्द अपनी मतलूबा जगह पर पहुंचना चाहता था। वो पुलिस ऑफिसर और कांस्टेबल की बातों से बेपनाह हैरान था कि चौकी पर ड्यूटी पर खड़े होने के बावजूद उन्हें यहाँ पर मौजूद लेबॉर्ट्री के बारे में क्यों नहीं पता लग पाया। अभी उसने 6-7 किलोमीटर का सफ़र तय किया था कि उसे दूर से जंगल के आसार दिखाई देने लगे। वो वाकई हैरान व शिश्तर रह गया। उसने गाड़ी को एकदम रोका, इनविटेशन कार्ड निकालकर उसे पढ़ने लगा। दरअसल वो उससे कॉन्टैक्ट नंबर देखना चाह रहा था ताकि आगे रब्ता करके उन्हें अपनी आमद के बारे में बता सके और उनसे मालूमात हासिल कर सके। मुरातिब अली एक मायानाज साइंसदान था। उसने आला तालीम अमेरिका से हासिल की थी। उसकी जहानत को मलहूज़े खातिर रखते हुए अमरीकी सरकार ने उसे काफ़ी ऑफ़र्स की थी, लेकिन उसने सब ऑफ़र्स को मुस्तरद कर दिया था। वो सिर्फ अपने वतन के लिए काम करना चाहता था। अपने मुल्क के अंदर काम करते हुए उसे 2 साल होने वाले थे। उसकी जहानत और काबिलियत की बिना पर उसे जल्द ही एटॉमिक एनर्जी में आला दर्जे की पोस्ट पर तैनात कर दिया गया था। 2 साल के मामूली अरसे में उसने अनगिनत शागिर्द बना लिए थे। उसका मिशन मुल्क के अंदर ज़हीन और काबिल लोगों की एक पूरी टीम तश्कील देकर मुल्क की सलामती के लिए कुछ करना था। तभी एक हफ्ता कबल उसे एक इनविटेशन कार्ड मौसूल हुआ था जिसमें उसे एक नई बनने वाली लेबॉर्ट्री के इफ्तिताह पर मेहमान खुसूसी के तौर पर इनवाइट किया गया था। पहले तो उसने सोचा कि अपनी मिसिस को भी साथ लेता चले, लेकिन फिर उसने सोचा कि वो अकेला ही जाएगा। अब वो इनविटेशन कार्ड को पढ़ रहा था जिस पर मुकम्मल पता लिखा हुआ था। उस पर कोई भी कॉन्टैक्ट नंबर दर्ज नहीं था। उसे अपनी कमअक्ली पर अफसोस होने लगा। पुलिस ऑफिसर ने उसका वक्त तो वैसे ही ज़ाया कर दिया था। कम अज़ कम उसे उनसे इस एड्रेस के बारे में मालूमात ले लेनी चाहिए थी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो काफ़ी सफ़र करके आ चुका था, इसलिए उसने सोचा कि बजाय वापस जाने के उसे आगे बढ़ना चाहिए। वो जल्द अज जल्द लेबॉर्ट्री तक पहुंच जाएगा। उसने एक बार फिर गाड़ी को गियर में डाला और गाड़ी फराटे भरती हुई आगे बढ़ने लगी। जल्द ही मुरातिब अली गाड़ी को लेकर जंगल की हदूद में दाखिल हो गया। जंगल के रास्ते पर गाड़ी डालते ही उसे यूं लगा जैसे वो अंधेरे रोड पर आ गया हो। जंगल काफ़ी घना था। दरख्तों ने रोड के ऊपर दोनों तरफ से झुककर रोड पर तकरीबन अंधेरा फैलाया हुआ था। ना चाहते हुए भी उसने हेडलाइट्स ऑन कर ली। तकरीबन दिन के 10 बजे का वक्त था, लेकिन अब यूं लग रहा था जैसे रात के 2 बजे का वक्त हो। जैसे जैसे गाड़ी आगे बढ़ रही थी अंधेरा ज़्यादा होता जा रहा था। एक बार तो मुरातिब अली का दिल चाहा कि वो वापस मुड़ जाए, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये उसकी शान के खिलाफ है। लेकिन जल्द ही उसने ये इरादा मनसूख कर दिया। वो एक अज़म के साथ अपने मुल्क में आया था और अब वापस चला जाए तो ये बात उसकी शान के खिलाफ होगी। उसे न जाने क्यों थोड़ा थोड़ा सा डर लग रहा था। उसने डर को ख़त्म करने के लिए म्यूज़िक की आवाज़ तेज़ कर दी। 2-3 खमदार रास्तों से होता हुआ वो अब तक तकरीबन 4-5 किलोमीटर का फासला तय कर चुका था। तभी एक खमदार मोड़ मुड़ते हुए एकदम उसे ब्रेक लगाने पड़े। उसका दिल बेतरतीब धड़क रहा था। उसे यूं लगा था जैसे कोई तेज़ी से उसकी गाड़ी के आगे से गुजर रहा हो। अगर वो एकदम ब्रेक ना लगाता तो अब तक उसकी गाड़ी नीचे खाइयों में गिर चुकी होती। उसने अपना सर गाड़ी के स्टीयरिंग पर रखकर अपने हवास को काबू पाने की कोशिश की और फिर जल्द ही अपने हवास पर काबू पा लिया। एक बार फिर उसने गाड़ी को गियर में डाला। गाड़ी में शिद्दत की गर्मी महसूस होने की बिना पर उसने ऐसी ऑन कर लिया, लेकिन उससे भी कुछ अफाका ना हुआ तो चारों नाचार उसने फ्रंट सीट वाला शीशा खोल दिया। तभी उसकी समात से किसी लड़की की दिलसोज चीख सुनाई दी तो उसने फौरन गाड़ी रोक दी। तभी उसकी निगाह दाएं जानिब एक जगह मरकूज हो गई। एक नौजवान लड़की के पीछे 3 लड़के लगे हुए थे। लड़की मुसलसल किसी को मदद के लिए पुकार रही थी। लड़की के मुंह पर भी नकाब था। उन सब का रुख उसी तरफ था। मुरातिब अली उंगश्ते बदंदा रह गया, यानी दांतों में उंगली दबाकर। इतने अंधेरे में जहां हाथ को हाथ सुझाई नहीं दे रहा था, वहां उसे ये चारों इतने वाज़े तौर पर कैसे दिखाई दे रहे थे। गाड़ी को उसने बंद कर दिया और उनकी तरफ देखना शुरू कर दिया। वो चारों उसके करीब पहुंच गए। गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन थीं।
लड़की एकदम से गाड़ी के आगे आकर तकरीबन गिर पड़ी। वो तीनों लड़के भी वहां पहुंच गए। उन लड़कों ने उसकी आंखों के सामने पहले उस लड़की की असमत की धज्जियां उड़ाई और फिर उसे ख़त्म करके साथ ही एक गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिया। दोस्तों, ये कहानी अभी जारी है। इसका तीसरा हिस्सा जल्द पेश कर दिया जाएगा। इस कहानी से मुताल्लिक अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।